राम राम भाई सभी दोस्तों को। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी लेटेस्ट न्यूज पे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो एसएससी जीडी के लिए हमने जो स्पेशल क्लास स्टार्ट की है, तो जो सेकंड क्लास हमारी जो आज अभी शुरू होगी। और जिस भी बच्चे ने जो एसएससी जीडी के अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये लगा लीजिए अभी जितनी, अगर जो अभी लास्ट डेट ये लगा लीजिए जल्दी आ जाएगी। और लास्ट डेट के टाइम पे ये लगा लीजिए साइट बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो जिसे ही आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अभी साइट अच्छी चल रही है। तो आप जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल करवा लीजिए। और उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसको पकड़े। तो फिर जो आज जो हमारा जो मैथ की जो क्लास है एसएससी जीडी के लिए, जो भी बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल मैथ की हमने क्लास स्टार्ट की है, तो उससे हेल्प ले सकता है। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए जो हमारी जो आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए बच्चे, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है, तो ए का वेतन क्या होगा? देखिए बच्चे, ए कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी है, ए है, तो जो अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च कर रहा है, 45% भोजन पे खर्च कर रहा है, और 5% जो वृद्धाश्रम होता है उस पे खर्च कर रहा है। ठीक है बच्चे, हमें नहीं पता उसका वेतन कितना है, फिर भी अगर हम वेतन लें तो ये लगा लीजिए हम वेतन मान लेते हैं 100। ठीक है बच्चे, जो ए का जो वेतन है वो 100 रुपये है। ठीक है बच्चे, वो 100 रुपये में से ये लगा लीजिए जो 45% भोजन पे कर रहा है और 5% वृद्धाश्रम पे कर रहा है। ठीक है, 100 हमने लिया, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, हमने 100 ले लिया। ठीक है बच्चे, कि जो ए है उसकी वेतन 100 रुपये है। ठीक है बच्चे, तो देखिए 45% भोजन पे कर रहा है और 5% वृद्धाश्रम पे कर रहा है, तो टोटल टोटल कितना हो गया, कितना कर रहा है ये? टोटल दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वर्ग आश्रम पर खर्च करता है, तो एक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, 100 का 50% कितना होता है? 50। ठीक है बच्चे, तो जो 50 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, टोटल जो वेतन कर रहा है भोजन और वृद्धाश्रम पे वो कर रहा है 28,500 रुपये। ठीक है बच्चे, अगर 50 की यूनिट 28,500 है, तो एक की कितनी आ जाएगी? 28,500 उनमें 50। ठीक है बच्चे, 5 से 5 जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, वहाँ पर 25 और 5 7 35 और जीरो। ठीक है बच्चे, 570। ये हमारी एक की यूनिट आ गई 570। ठीक है, और हमें निकालनी कितनी थी? जो हमने 100 रुपये जो इसका जो वेतन माना था। ठीक है, तो 100 कितनी हो जाएगी? 100 गुणा में 570 कितना होगा? 57,000। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो ए का कुल वेतन कितना है। ठीक है ठीक है बच्चे, तो देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन को क्या कहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च कर रहा है और 5% वृद्धाश्रम पे खर्च कर रहा है। यदि यदि ए 28,500 भोजन पर और वृद्ध आश्रम दोनों पर कुल खर्च करता है, तो ए का वेतन ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, तो 45% भोजन पे होगा, 5% वृद्ध आश्रम पे होगा, तो टोटल कितना होगा? 50%। और 100 का 50% कितना होता है? 50। ठीक है बच्चे, और 50 की हमें क्वेश्चन के अंदर क्या यूनिट दे रखी है कि जो भोजन और वृद्ध आश्रम पे 28,500 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है बच्चे, 50 की हो जाती है 28,500, तो एक की कितनी हो जाएगी? 28,500 अपॉन में 50, 570 निकल के आ जाए। एक यूनिट हमारी 570 आ गई,
ठीक है। और हमें 100 की निकालनी थी, 100 गुणा में 570 कितना हो जाए, 57,000। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, हमें दो चीजें दे रखी है। एक दे रखा है सबसे पहले शंकु। ठीक है बच्चे, हमें सबसे पहले एक शंकु दे रखा है जिसको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, हमें ये दो चीजें दे रखी है। तो और क्या दे रखा है, जो शंकु की त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और आगे क्या दिया है कि शंकु को पिघलाकर एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, 45 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना पूछा है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, हमें बेलन का व्यास पूछा है क्वेश्चन के। ठीक है बच्चे, तो देखिए अभी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो शंकु का आयतन, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, और उसके बाद हमें बेलन का आयतन का पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक जो शंकु है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको शंकु को पिघला कर बेलन बना दिया गया। ठीक है बच्चे, तो हम इसको बराबर ले लेते हैं दोनों को, शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। ठीक है बच्चे, तो देखिए अभी इसको सोल्व कीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए। ठीक है बच्चे, देखिए 1/3 आर स्क्वायर, ये है शंकु का आयतन, तो आर स्क्वायर, आर जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 9, स्क्वायर दे रखा है बच्चे, तो 9 गुणा में 9, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15। ठीक है बच्चे, अभी यहाँ पे देखो बेलन की ओनली ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसको आर स्क्वायर पे सेम ऐसे ही लिख देंगे, ऊंचाई कितनी दे रखी है 45। ठीक है बच्चे, देखिए अब इसको काटिए यहाँ से 3 से। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, 9 3 27, 7 5 35, रुको एक मिनट, 15 में 135 गुणा में 3। ठीक है, और आर स्क्वायर यहाँ पे गुणा में है तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड में कर दें। ठीक है बच्चे, तब इसको काटिए, 15 3 45 और 15 में 135, तो क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बच्चे,
तो हम इसको r=3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्योंकि स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 9, तो r=3। ठीक है बच्चे, स्क्वायर को हटाते हैं तो हम तो जो 9 का अगर 9 का स्क्वायर जो है स्क्वायर दे रखा है तो हम 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो 9 बढ़ता है, तो आर कितना हो जाएगा, हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन में पूछा क्या था व्यास, तो बच्चे जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है आपको पता होगा, दुगुना होता है। ठीक है बच्चे, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है बच्चे, देखिए तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 3, तो व्यास कितना हो जाएगा 3 × 2, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे, हमें दो चीजें दे रखी थी, शंकु और बेलन। ठीक है, एक शंकु है जिसको पिंग लाकर बेलन बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए हमें दो चीजें दे रखी थी, हमारे जो त्रिज्या दे रखी थी शंकु की और ऊंचाई दे रखी थी। ठीक है, और इनको पिंग लाकर एक बेलन 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखनी है, जो कि शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला में याद रखना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, और जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आर स्क्वायर 9 निकल गया, तो r=3। ठीक है, और जो व्यास होता है जो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, त्रिज्या गुणा में 2, 3 त्रिज्या दे रखी है हमारी, तो 3 गुणा में 2 6 सेंटीमीटर जो हमारा व्यास। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने तक, मतलब किसी जगह तक पहुंचना है उसके एक व्यक्ति को, तो वह 4 अलग अलग रास्तों का यूज करता है, वो भी साइकिल के द्वारा। ठीक है, साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, तो इस टेबल के अंदर जैसे 4 रास्ते दिखा रखे हैं और उनकी चारों रास्तों की जो गति है, जो स्पीड है, वो दे रखी है और दूरी दे रखी है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना है, मतलब इस यात्रा के दौरान जो ये 4 रास्तों द्वारा जो यात्रा करता है, इन चारों रास्तों के मतलब यात्रा के दौरान औसत औसत गति ज्ञात करनी है हमें। ठीक है बच्चे, तो देखिए औसत गति का फॉर्मूला आप याद रखें, औसत गति कुल दूरी अपोन में कुल समय। ठीक है बच्चे, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है बच्चे, तो हमें दूरी दे रखी है, इसमें समय नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम कुल दूरी देख लेते हैं कितनी बढ़ती है हमारी। तो कुल दूरी, सबसे पहले दे रखी है ए की कुल दूरी है 20, और फिर बी की दे रखी है 15, और सी की दे रखी है 10, और डी की दे रखी है 24। ठीक है बच्चे, तो हम इन जो चारों दूरी है इनको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, तो 0 5 और 4 9। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6, 69 किलोमीटर है जो, ये हो गई कुल दूरी। ठीक है, हमने कुल दूरी निकाल ली। ठीक है बच्चे, अभी कुल समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, चाल। ठीक है बच्चे, दूरी बटे में चाल समय निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चे, तो देखिए अभी, तो इसके अंदर देखिए दूरी दे रखी है और जो गति किलोमीटर पर घंटा है, ये है हमारी चाल। ठीक है, जो 4 रास्ते हैं उनकी चारों की चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। तो देखिए अभी जो पहला जो समय निकालेंगे हम, तो पहला जो समय ए का है। ठीक है बच्चे,
तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ बच्चे। यहाँ पे लिख देता हूँ 69। ठीक है बच्चे, ये होगी कुल दूरी। देखिए बच्चे, तो जो ए है उसका हम समय ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चे, समय ए का। ठीक है बच्चे, तो देखिए दूरी अपॉन में चाल। दूरी दे रखी है ए की 20 और चाल दे रखी है 5। तो कितने हो गए? 500 के 4 हावर, 4 घंटे। ठीक है बच्चे, बी का समय निकालेंगे हम। समय बी का क्या दे रखा है? 15 दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है 3। 15 अपॉन 3, 3 5 5 घंटे। ठीक है बच्चे, इसी तरह हम सी की भी निकालेंगे। 10 अपॉन 2 कितना होगा? 5 घंटे। और इसी तरह सेम हम डी की निकालेंगे। तो डी की दे रखी है 24 दूरी दे रखी है और 4 चाल दे रखी है, 4 6 14। ठीक है बच्चे, अब इन चारों को जोड़ दीजिए, आप जमा कर लीजिए। कितने हो जाती है? 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 6 20। ठीक है बच्चे, जो बी, देखिए बच्चे कुल समय कितना आ गया हमारा? 20 घंटे। ठीक है, और कुल दूरी कितनी हो गई थी हमारी? पहले निकाली थी हमने 69 जो किलोमीटर है। अभी हम इससे हम औसत गति निकाल सकते हैं, तो इसको निकालिए आप। 20 30 60, जीरो लगाएंगे तो कितना पॉइंट में आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट 3 पॉइंट 20 चौके 80, 10 बच गया और 20 पंजे 100 किलोमीटर पर घंटा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था औसत गति। तो औसत गति हमारी कितनी हो जाएगी? 3.45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा है? दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है बच्चे, ये पूछा है। देखिए बच्चे, दिव्या है तो उसने जो कार खरीदी है, तो हम कॉस्ट प्राइस इसमें दे रखा है। जो क्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 3,50,000 रुपए, 3,50,000। ठीक है बच्चे, और उसको 4,35,000 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 4,35,000 रुपए में बेच दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर क्रय मूल्य 3,50,000 है और विक्रय मूल्य 4,35,000 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है अगर वह कार 3,50,000 रुपए में बेचती है। सॉरी, 3,50,000 रुपए में खरीदती है और 4,35,000 रुपए में अगर कोई कार है वो बेचती है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए बच्चे, हम यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को काट सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए 435 में से 350 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 435 435 में से 350, 5 13 में से 5 गए तो 8। ठीक है बच्चे, 85। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 85 है। मतलब ये डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट, लाभ है। ठीक है बच्चे, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ बटे में
क्रैमुल गुणा में 100। ठीक है बच्चे, तो देखिए अभी जो लाभ कितना दे रखा है हमें 85 अपोन में क्रैमुल कितना दे रखा है 350 गुणा में 100। ठीक है बच्चे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, 2×5 = 10, 7×5 = 35। ठीक है बच्चे, अब इसको से गुणा कर लीजिए। 5×2 = 10, 8×2 = 16 और 1 17/7 कितना आ जाएगा? 7×2 = 14, 7×100 = 28 पॉइंट, और फिर 7×2 = 14, 6, 7×8 = 56। ठीक है बच्चे, तो हम इस 2 को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? अगर पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या 5 से छोटी है, उससे अगली 5 से बड़ी है, तो हम जैसे 8 है तो हम इसको 8 को हटा के यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। 34.3% प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत। ठीक है बच्चे, 24.3%। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो कि कार है एक 3,50,000 रुपए में खरीदी जाती है और 4,35 में बेची जाती है। तो प्रॉफिट इन दोनों को हमने डिफरेंस किया तो प्रॉफिट आया है ना 85 रुपये। ठीक है बच्चे, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा? 24.3%। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रैमुल गुणा में 100। ठीक है बच्चे, 85 हमें लाभ दे रखा है और क्रैमुल दे रखा है 350। ठीक है, गुणा में 100। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि 5x - 2y रेशियो x - 2y = 9:17 है तो 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे क्या दे रखा है? 5x - 2y ये रेशियो में दे रखा है x - 2y, तो हम इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं x - 2y। ठीक है बच्चे, इक्वल टू 9:17। हम इसको भी डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17×5 = 85x - 17×2 = 34 y = 9x - 18y। ठीक है, 85 को इस साइड लेके आएंगे 9x को, तो कितना हो जाएगा? 76x = -18 इस साइड आएगा तो प्लस 34y कितना हो जाएगा? 16y। x y को इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, तो 16/76। ठीक है बच्चे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 नीम 36 कितना? 4/19। ठीक है बच्चे, आगे दे रखा है 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। 9x/13y, देखिए बच्चे 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 अपॉन में 13 इंटू वाई की दे रखी है 19, 4 नीम 36 अपॉन में 19 57, 19 एकम 19 और 5 24। यही आंसर आएगा 36/247। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है? एक कार है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। देखिए बच्चे एक कार है जो कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है बच्चे, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? देखिए बच्चे क्वेश्चन में ये कहा है कि जो कोई कार दे रखी है जो 5 घंटे के अंदर 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है बच्चे, तो ये पूछ रहा है कि जो सामान्य गति है
मतलब सामान्य जो चाल है, ठीक है बच्चे, ये जो सामान्य जो दे रखा है, जो सामान्य मतलब जो 5 घंटे के अंदर जो 240 किलोमीटर दे रखी है, ये सामान्य एक ये समय दे रखा है और ये एक दूरी दे रखी है। तो हम इसकी सामान्य गति निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है बच्चे। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी दे रखी है, तो 40, दूरी बटे समय 5, कितना हो जाएगा, 500 के 20, 5 8 40, 48 किलोमीटर पर आवर, पर घंटे। ठीक है बच्चे, ये हमारी सामान्य गति आ गई। ठीक है बच्चे, एक स्पीड है, ये सामान्य गति है, सामान्य चाल है ये। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में यही कहा कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, आधी गति कितनी हो जाएगी, सामान्य गति दे रखी है 48 किलोमीटर, तो आधी गति 48, ये पूरी गति है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 48 बटे 2, 24 किलोमीटर पर आवर। गति से आधी गति से चलती है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। सॉरी बच्चे, देखिए ये अब ये क्या है क्वेश्चन में, जो सामान्य जो गति है, अगर उसकी आधी गति को अगर तय किया जाए, तो उसको तय करने के अंदर इसी दूरी में कितना और अधिक समय लगेगा। देखिए बच्चे, कुल दूरी कितनी दे रखी है, हमें समय ज्ञात करना है। कुल दूरी दे रखी है हमें 240। ठीक है बच्चे, और जो आधी हमारी जो गति है, जो हमारी सामान्य गति का जो हमने आधी गति है उसकी कितनी दे रखी है, 24, 24 दाई 240, 10 घंटे। ये 10 घंटे हमारे कुल इस दूरी को इस सामान्य गति से, आधी गति से, सामान्य की जो आधी गति है उसको तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो पहले लग रहे थे 5 घंटे। ठीक है बच्चे, 240 जो किलोमीटर जो उसके लिए 240 लग रहे थे। ठीक है, तो इसकी आधी जो गति है उसको तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 10 घंटे लग रहे हैं। तो पहले 5 थे, तो कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 5, 5 घंटे। जो सामान्य समय था वो दे रखा था 5, और जो आधी गति को तय करने के लिए जो समय लगा है वो 10 घंटे है। तो कितना ज्यादा हो गया, ये 5 घंटे ज्यादा हो गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितना ज्यादा समय और लगा, कितने समय की और वृद्धि होगी, तो 5 घंटे की वृद्धि हो रही है बच्चे। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी। ठीक है बच्चे, और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में अंतर ज्ञात करें। देखिए बच्चे, देखिए एक्स ने 140 रुपए में 40 पेंसिल खरीदता है। देखिए 40 रुपए में 40 पेन है जो 180 रुपए में खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 180 बटे 40, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4.5 रुपए। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए, ये हमारे एक पेन का मूल्य निकल गया एक 4.5 रुपए। ठीक है बच्चे, देखिए आगे, आगे ये बोला है क्वेश्चन में कि 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे जाते हैं। देखिए बच्चे, एक दर्जन में होती है कितनी वस्तुएं, 12। ठीक है, तो 2 दर्जन के अंदर मतलब 24 जो पेन है उनका मूल्य 180 रुपए है। 24, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पेंसिल थी। ठीक है बच्चे, ये है पेन। तो 24 पेनों का मूल्य जो दे रखा है 180 रुपए दे रखा है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा, 180 बटे में 24। ठीक है बच्चे, तो इसको काट लीजिए, 6 चौके 24, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 2 तिये 6, 15 तिये 45, 15 बटे 2,
तो कितना हो जाएगा, 2×7 = 14 और 2×5 = 10 रुपए। ठीक है बच्चे, हमारे पास दोनों का पेन और पेंसिल का एक एक पेन और एक एक पेंसिल का हमारे पास मूल्य आ गया। एक पेंसिल का मूल्य है 4.5 रुपए और एक पेन का मूल्य है 7.5 रुपए। तो इन दोनों का अंतर पूछा है क्वेश्चन में, अंतर ज्ञात करें। तो देखिए 7.5 माइनस 4.5 कितना आ गया, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट 7 में से 4 गए 3, मतलब 3 रुपए पेन और पेंसिल का अंतर है। ठीक है बच्चे, 3 रुपए जो पेन और पेंसिल का जो मूल्य में जो अंतर है वो 3 रुपए है। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर हमें यही निकालना था और यही पूछ रखा था। ठीक है बच्चे, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपने से और एक से विभाजित होके और किसी भी संख्या से विभाजित न हो। ठीक है बच्चे, जैसे 40 है, 40 अपने से हो सकता है और दूसरी संख्याओं से भी हो सकता है, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चे, तो और कौन सी संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जो कि अपने से और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए तो 40 के बाद आप 41 लीजिए। 41 किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, 41 खुद से हो रहा है, एक से हो रहा है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 41। ठीक है, 42 विभाजित हो रहा है, 43 नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे, 44 हो रहा है, 45 हो रहा है, 46 हो रहा है, 47 नहीं हो रहा, 48 हो रहा है, 49 भी हो रहा है, 50 भी हो रहा है। मतलब 40 और 50 के बीच में ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं बच्चे। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि अपने से और एक से विभाजित होकर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये तीन नंबर ऐसे हैं, तीन संख्याएं ऐसी हैं जो 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चे, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी है 40 और 50 के बीच में। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आता है बच्चे, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एक डीलर है, कोई डील करने वाला, जो मतलब कोई चाहे दुकानदार भी हो सकता है, हम कुछ मतलब कोई सामान बेचता है वह, तो वह एक सामान के ऊपर डील करता है कि क्या 72,000 रुपये उसका अंकित मूल्य देता है किसी वस्तु के ऊपर और 20% की छूट देता है। यदि उसे 10% की हानि हुई है तो वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए बच्चे, वस्तु के अंदर एक मार्क प्राइस दे रखा है 72,000 रुपये। ठीक है बच्चे, और 20% डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी है। ठीक है, अगर वो है उस वस्तु को बेचता है तो उसके बाद क्या कहता है कि उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, वह जब 20% की छूट देता है तो तब उसे क्या होता है कि 10% की हानि होती है। तो आगे ये कहा कि अगर हानि हुई है तो वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे क्वेश्चन में, देखिए बच्चे मैंने पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था सेम ऐसा ही, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या
कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस, जैसे प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्लस करेंगे, अगर लॉस दे रखा है, हानि दे रखी है तो माइनस करेंगे। तो इसके अंदर हानि दे रखी है हमें, लॉस परसेंटेज। देखिए बच्चे, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। ठीक है बच्चे, तो लॉस दे रखा है 10% की हानि हुई है उसे, तो कितना हो 100 माइनस 10 90, 8/9। ठीक है बच्चे, तो क्या है कि कोई किसी जो 9 वस्तु के ऊपर जो क्रय मूल्य है 8 रुपए है। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मार्क प्राइस दे रखा है 72,000 रुपये, तो जो 9 की यूनिट दे रखी है 72,000 रुपये दे रखी है, तो एक की कितनी हो जाएगी 8,000 रुपये। ठीक है बच्चे, अगर एक की 8,000 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 गुणा में 8,000 इक्वल टू 64,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया कितना, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा 64,000। ठीक है बच्चे, यहाँ जब मैं बिठा देता हूँ, जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 64,000 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए बच्चे, एक बात बताइए, 440 का लाभ करना है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 64,000 प्लस में 440, तभी तो 440 का लाभ होगा। किसी वस्तु को हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तभी तो जैसे प्रॉफिट होता है, तो वही बात है 64,000 रुपये में हमने खरीदी कोई वस्तु, और 64,000 प्लस में 440, 64,440 रुपये में हम किसी वस्तु को बेचेंगे तभी तो हमें 440 का लाभ होगा। ठीक है बच्चे, तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो मार्क प्राइस पे कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी कि हमें 440 रुपये का लाभ हो जाए। ठीक है बच्चे, तो देखिए मार्क प्राइस कितना दे रखा है 72,000। ठीक है, और माइनस में सेलिंग प्राइस कितना है 64,440, अपॉन में किस में से, मार्क प्राइस में से, गुणा में 100। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखे बच्चे, क्या, ये डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस गुणा में 100। ठीक है बच्चे, इस फॉर्मूले को याद रखें, कभी भी काम आ सकता है ये। तो देखिए सेम हमने वही किया है, मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। ठीक है बच्चे, तो देखिए अभी 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दी मैंने, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, और 11 में से 4 गए तो 7, 7,560 बटे में 720, 0 से 0 काट दिया हमने, और क्या हो जाएगा 12 छिक 72, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 6 36, 126 बटे में 12 कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 6 जीरो लगाई, जीरो यहाँ पे 12 पंजे 60, 10.5% आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, जो कि छूट पूछी है, डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो 10.5% डिस्काउंट देनी पड़ेगी जब जाके तो 440 रुपये का जो लाभ है वो प्राप्त होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन में कार्य करता है और फिर वह कार्य छोड़कर चला जाता है, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बच्चे, ए जो है कार्य करता है 10 दिन में, हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी, ए काम कर रहा है 10 दिन और बी कर रहा है 15 दिन। ठीक है बच्चे, देखिए अब ये 10 दिन काम कर रहा है, ये बी 15 दिन काम कर रहा है,
हमें नहीं पता कि कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 30। ठीक है बच्चे, और 10 को हम किससे गुणा करेंगे 30 हो जाएगा 3, 15 को किससे गुणा करेंगे 30 हो जाएगा 2। तो मतलब क्या हुआ कि जो ए है एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, और बी है जो 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि जो ए है बी है 3 दिन कार्य करता है। देखिए बच्चे, वो जो टोटल यूनिट है काम करने काम कार्य की कितनी है 30 कार्य है। ठीक है बच्चे, जो कि हमें ए और बी से करवाना है। तो सबसे पहले क्या करता है, बी काम कर रहा है तो वह 3 दिन काम करता है। ठीक है, और बात जाता है छोड़ के। तो जैसे एक दिन में बी है कितना काम कर रहा है 2, तो 3 दिन में कितना करेगा 3 गुणा में 2, 6 काम करेगा। ठीक है, अभी बाकी अभी किसकी बारी आ गई ए की। अभी काम कितना रह गया 6 काम हमने करवा लिया, 24 काम और रहता है। तो ए जो है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो ए एक दिन में काम कर रहा है 3, और टोटल काम कितना रहता है हमारा, कुल काम है हमारा 24। ठीक है बच्चे, वो काम रहता है यह एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो 3 8 24, 8 दिन जो है काम चलेगा। ठीक है बच्चे, टोटल काम है 24, और एक दिन में ए काम कर रहा है 3, 24/3 = 8 दिन। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो ए है 10 दिन में कोई काम कर रहा है और बी है 15 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, अगर ये ये इकट्ठा काम, जैसे कि ए है बी है जो सबसे पहले 3 दिन काम करता है। ठीक है, और काम को छोड़ के बीच में चला जाता है, तो जो काम रहता कंप्लीट काम जो बाकी रह जाता है, तो उसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जो आंसर आएगा 8 दिन। ठीक है बच्चे, और आज की जो हमारी क्लास है बच्चे यहीं पे समाप्त होती है, और आशा करूंगा कि आपको जो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और मैं हर रोज आपके बीच में इसी तरह डेली क्लासेस लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि किसी को अच्छी लगती है तो। और मैंने पहले ही बताया था कि जो एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे हैं वो सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करें। जो भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसका लिंक है उसको ज्वाइन करें। तो कोई भी जैसी भी मेरे से हेल्प होगी आपके लिए मैं हमेशा मदद के लिए तत्पर रहूंगा। और हर रोज आप डेली क्लास जो है मेरी ज्वाइन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने यहीं पे विराम देता हूँ, और साथ में जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चा नया है मेरे चैनल के ऊपर, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी कोई भी जैसे क्लास आती है उसको उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आप सभी का दिन शुभ रहे, आप सभी खुश रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।